यस मैम। ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन का पार्ट काट दिया इस बार सिलेबस से, मिरर रिफ्लेक्शन वो काट दिया। रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन, तो देखो रिफ्लेक्शन तो वो होता है जैसे एक मिरर है, लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, मतलब इस मीडियम से आई थी, एयर से आई थी और एयर में वापस चली गई, इसको तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ये होता है जैसे कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट यहाँ से आएगी तो इसके अंदर चली जाएगी, तो ये तो एयर है, फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर। और ये जैसे ग्लास है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास। जिस चीज को आवाज आ रही है स्क्रीन क्लियर है, थंब इम्प्रेशन देके बताओ। मेरी तरफ से तो क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। नेटवर्क में एरर होगी दिनेश, नेटवर्क चेक करो देखो। चलो फिर देखो, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन क्या है? जैसे लाइट आई, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है ना। एयर एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है, यहाँ से लाइट आएगी, लाइट रे, तो इस मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चली जाएगी, दूसरे मीडियम के अंदर, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन तो ये थी ना, डायरेक्शन तो ये थी कि इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं गई, इसका थोड़ा पाथ चेंज हो जाएगा, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एट इज passes obliquely from one transparent medium to another। ओब्लिक्यू, ओब्लिक्यू क्या होता है? ओब्लिक्यू एंगल वो होता है जो जीरो से ज्यादा हो। इसमें एक नॉर्मल बनाते हैं हम, अभी समझाता हूँ। जहाँ पे भी लाइट इंसिडेंट करेगी ना, वहां पे नॉर्मल बनाएंगे, तो इस सरफेस पे इंसिडेंट की है, इस सरफेस पे नॉर्मल बना लिया, सरफेस से परपेंडिकुलर, ये एक नॉर्मल है। ये मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट, और ये वाला मीडियम सेकंड है, ये मीडियम सेकंड है। ये एयर है, इसको रेयरर मीडियम कहते हैं, रेयरर मतलब यहाँ पे डेंसिटी कम है। और ये ग्लास है तो इसको डेंसर मीडियम कहते हैं, डेंसर का मतलब डेंसर मीडियम। इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, चलो देखो फिर, तो इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि लाइट जब रेयर से डेंस जाएगी या फिर डेंसर से रेयर, ऐसे उल्टी भी जा सकती है, तो डेंसर से रेयर या रेयर से डेंस जाएगी तो किस तरफ बेंड होगी? तो जो लाइट का एक पाथ चेंज हो जाता है, लाइट बेंड हो जाती है, इसी फिनोमेना क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो अब देखो, लाइट जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी, ये रेयर मीडियम था ना, तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल है ना, तो इसको सीधा जाना चाहिए था, पर सीधा नहीं गई, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये नॉर्मल था इसकी तरफ बेंड होगी। कब होगी? जब रेयर से डेंसर की तरफ जाए, जब उल्टा हो, यहाँ से बाहर की तरफ जा रही हो, जब डेंसर से रेयर की तरफ जाए तो इससे उल्टा हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये ग्लास है, यहाँ से लाइट जा रही है ना, ग्लास के अंदर से लाइट चल रही है, और यहाँ से बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो यहाँ पे एयर है, एयर में जाएगी, तो जहां पर भी लाइट इंसिडेंट करेगी ना, जैसे ये ग्लास है, ये एयर है, इसकी इंटरफेस पे जहाँ पे दो मीडियम मिलते हैं वहां पे इंसिडेंट करेगी, वहां पे नॉर्मल बनाएंगे। तो इस लाइट को जाना तो था सीधा, है ना, स्ट्रेट जाना था इसको, स्ट्रेट, ये है नॉर्मल, लेकिन हमने क्या पढ़ा है? डेंसर से रह जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये नॉर्मल है, इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा नहीं गई, इस नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी लाइट, अवे। तो याद रखना है, when light travel from rare to denser then it bends towards normal, and when light travel from denser to rare it bends away from normal। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन का और देख लो,
कंफ्यूज ना हो जाए कभी। रिफ्लेक्शन नहीं होता, जैसे एक मिरर है, लाइट यहाँ से आई, लाइट यहाँ से आई तो ये कौन सा मीडियम है, एयर है ना, हवा है, और इस पे लग के रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी इसी में आ गई, तो सेम मीडियम में अगर ट्रेवल कर रही है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसको रिफ्लेक्शन। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और उसका पाथ चेंज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। लेकिन इसमें साथ में ऐसे कह रहा था, when light enters obliquely, obliquely का मतलब कि नॉर्मल के साथ में जो भी एंगल बनाएगा ना वो एंगल जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से अलग होना चाहिए। तो देखो, अगर ग्लास स्लैब ये है और लाइट रे ऐसे एंटर कर जाए, ऐसे, ऐसे का मतलब इससे परपेंडिकुलर, तो जब भी किसी सरफेस से परपेंडिकुलर एंटर करेगी ना तो वो उसका पाथ चेंज नहीं होगा, फिर वो स्ट्रेट ही जाएगी, स्ट्रेट। तो नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है, लाइट रे भी इसी डायरेक्शन में आई तो एंगल जीरो। इसका मतलब रिफ्रैक्शन है, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो नहीं होना चाहिए, एंगल कौन सा होना चाहिए, ओब्लिक्यू। ओब्लिक्यू का मतलब जीरो से अलग एंगल होना चाहिए, बेंड होगी। अगर सीधी सरफेस पे परपेंडिकुलर आती है तो बेंड नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे, इसका रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल है, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। नॉर्मल के साथ बनाता है एंगल हमेशा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बातें याद रखनी है। हम इंप्रेशन देके बताओ किस किस को समझ में आ गई, क्योंकि टेंथ वाला ये सारा सब कुछ आ गया समझ में इतना। हम इंप्रेशन तो नहीं आए, चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ टेंथ में अच्छी तरह पढ़ चुके हो सारा सब कुछ, इसलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो डेफिनेशन तो इसलिए पढ़ाई थी, कभी ध्यान पीछे वाले लेक्चर में ना हो। क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ थे ना, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के लॉ हैं, तो इसके भी दो लॉ हैं। देखो तो फिर, ये इंसिडेंट रे जिस भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी वहां पे नॉर्मल बनाएंगे, तो ये नॉर्मल। और ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर, रेयर से डेंस जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, है ना। इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा नहीं, इस तरफ बेंड होगी, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ये कहता है, स्क्रीन साफ नहीं है, एक बार रुको, हाँ होगी साफ, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन का मतलब, जैसे ये पेज है ना, इस पेज की तरफ अगर लाइट ऐसे आ रही है, लाइट अगर ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे पेज के ऊपर ही रहेगी और नॉर्मल भी पेज पे ही बनेगा। तो पेज तो एक प्लेन हो गया ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर लाइट इस तरह से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे लग के और इसके अंदर चली जाएगी, अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो इसके अंदर, इसके अंदर का मतलब ये वर्टिकल प्लेन से आ रही है तो वर्टिकल प्लेन में रहेगी, और नॉर्मल भी यहाँ से ऐसे वर्टिकली बनाना पड़ेगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, कि इस मीडियम की जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी समझाएंगे क्या होता है, इस मीडियम की जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनके रेशियो के इक्वल होती है। साइन आई क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किस किस का रेशियो है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, इस मीडियम की जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना इसके इक्वल होगी।
और इसको क्या कहते हैं, इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, sin I by sin R is directly proportional to or equal to refractive index of the medium। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाता हूँ क्या होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई बताएगा क्या क्या होती है? हैंड रेज करो जिसको बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन बताएगा? कोई नहीं बताना चाहता। वीडियो मैम, जिस चीज के वीडियो ऑफ है स्क्रीनशॉट ले लो, इनके एब्सेंट लगाएंगे। और जिसके एब्सेंट लगी हो ये मत सोचना कि अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होंगी, अटेंडेंस शॉर्ट होंगी। और ये सीधी सारी अटेंडेंस और अब तक का सारा डिटेल है कैंपस प्रो ऐप पे डालेंगे। जिसकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी वो स्कूल में एप्लीकेशन लिख के ठीक नहीं करवा सकता, पंचकुला जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, स्कूल का कोई कंट्रोल नहीं इसमें। हाँ रिया बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? अनम्यूट करो। सर जिस एक्सटेंट से जो लाइट है वो अपनी पाथ चेंज करती है उस एक्सटेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। वो लाइट जब वैक्यूम में चलती है ना, लाइट जब वैक्यूम में चलती है तो इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये लाइट वैक्यूम में चल रही थी, अब आगे आ गया एक मीडियम। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकती है, एयर भी एक मीडियम है। ग्लास हो सकता है, ग्लास भी एक मीडियम है। यहाँ पे वैक्यूम नहीं था, यहाँ पे तो एयर थी। वैक्यूम का मतलब वहां पे कुछ भी ना हो। तो वैक्यूम में चल रही थी लाइट, वैक्यूम के अंदर उसकी स्पीड इतनी है, और फिर आ गया एक मीडियम। ये मीडियम एयर भी हो सकता है, ये मीडियम, यस मैम कर दो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ये मीडियम ग्लास भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। तो लाइट यहाँ से चल रही थी, अगर ये मीडियम एयर है तो एयर के अंदर यहाँ पे लाइट की स्पीड अलग होगी। अगर ये मीडियम ग्लास है तो ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड अलग होगी। तो हर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड अलग होती है। लाइट की स्पीड जो है कांस्टेंट होती है ना, 3 × 10⁸, ये तो वैक्यूम के अंदर होती है। तो अगर मीडियम चेंज हो गया तो लाइट आएगी। तो किसी भी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड को v से डिनोट करते हैं, लाइट की स्पीड को v से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? c अपॉन में v। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर, ग्लास, और हर मीडियम में अलग अलग स्पीड होगी तो अलग अलग वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू भी अलग अलग आएंगे सोल्व करके, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज रेशियो ऑफ, दो वेलोसिटी का रेशियो है, सिंपली दो वेलोसिटी का रेशियो। किसकी वेलोसिटी है? लाइट की वेलोसिटी है। लाइट की वेलोसिटी है तो वैक्यूम में, ये मीडियम में, वैक्यूम टू द मीडियम। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। फिर आगे देखते हैं। हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला इस तरह से पढ़ रखा है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये तो फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट स्क्रीन क्लियर है? थंब इंप्रेशन देके बताओ। ठीक है, ओके। देखो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे हम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया हमने, c/v। दोनों ही वेलोसिटी हैं, ये वैक्यूम में, ये मीडियम में, लाइट की वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी था, न्यू लैम्डा। न्यू है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? न्यू लैम्डा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये तो एक अलग मीडियम था, ये दूसरा मीडियम था, तो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी लेकिन वेवलेंथ चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है, लाइट की वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया न्यू लैम्डा। तो इस वेलोसिटी का अलग से लिख लेते हैं, इस वेलोसिटी का न्यू लैम्डा, और इसका भी लिख लेते हैं
न्यू लैम्डा, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। ये क्या है? वैक्यूम। ये क्या है? मीडियम, है ना। तो फ्रीक्वेंसी पे तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, वैक्यूम हो चाहे मीडियम हो, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। वैक्यूम में चलेगी तो वेवलेंथ अलग है, मीडियम में अगर चेंज होगा तो वेवलेंथ अलग, क्योंकि वेवलेंथ और मीडियम पे डिपेंड करती है ना। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी हम काट सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, बेसिक वैक्यूम में चले चाहे किसी मीडियम में जाए, तो इससे काट देंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला तो होगा C/V, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा λ1/λ2, तो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा λ1/λ2। λ1 का मतलब किसी फर्स्ट मीडियम की वेवलेंथ, लाइट जब फर्स्ट मीडियम में चल रही है तो उसकी वेवलेंथ क्या है। λ2 का मतलब सेकंड मीडियम, कोई भी मीडियम हो। ठीक है, और फॉर्मूले बनाते हैं इसी तरह से, और फॉर्मूले हम इस तरह से बनाएंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जिस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी 11th क्लास में, रिलेटिव वेलोसिटी, इसी तरह से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपस में कंपेयर करना। कैसे कंपेयर करना, देखो ये दो अलग अलग मीडियम ले लिया हमने, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड। देखो तो फिर लाइट रे यहाँ से आई, यहाँ से ये मीडियम अलग है, तो यहाँ पे लाइट रे की वेलोसिटी अलग है, ये मीडियम अलग है, यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी अलग है, अलग अलग वेलोसिटी है। और हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। अगर फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम, तो वैक्यूम में सी है और इस मीडियम के अंदर v1। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, इसकी μ1 है, इसकी μ2। हर मीडियम की अलग अलग होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्यों होती है? इसकी वजह से। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें पता है क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम, तो इस मीडियम में कितनी है स्पीड, v2। ठीक है ना, v2। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में कंपेयर करें, इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में कंपेयर करें, तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में कितनी है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट मीडियम से दूसरे में गई, तो लिखने का तरीका ये है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखते हैं, और बोलने का तरीका ये है, ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसकी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, नीचे वाला वो पहले बोला जाएगा, तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाले को नीचे। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये थी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो ऊपर लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, कि फर्स्ट से सेकंड मीडियम में गई है। बोलने का तरीका क्या है, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो सेकंड वाला ऊपर आएगा और फर्स्ट वाला नीचे, क्योंकि वर्डिंग भी ये करी है, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो इनका कंपेरिजन है, इस तरह करते हैं। तो ये ध्यान रखना हमने इस तरह से। और अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनकी वेलोसिटी आपस में कंपेयर करनी होती है, इनकी वेलोसिटी भी कंपेयर कर लेंगे। μ2 की वैल्यू ये पुट कर दो, μ2 की वैल्यू ये पुट करेंगे c/v2, इसकी वैल्यू है c/v2। μ1 की वैल्यू ये रही c/v1, तो μ1 की वैल्यू है नीचे c/v1, v1 ऊपर चला गया, c से c कैंसिल, क्या आ गया, v1/v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, 2 वाले के नीचे है। तो ये हमने देख लिया था, वेलोसिटी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब मीडियम की वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो, ये इतना एक एक नंबर के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और आगे टॉपिक पढ़ेंगे उनमें बीच में भी आ जाता है कई बार रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखें, एक से दूसरे में जा रहा तो लिखेंगे ऐसे, और बोलेंगे कैसे, पहले इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड वाला ऊपर आएगा, फर्स्ट वाला नीचे। अगर इससे उल्टा हो, लाइट यहाँ से उल्टी जा रही हो ऐसे करके, तो सेकंड से फर्स्ट में गई,
तो सेकंड से फर्स्ट में गई और नीचे वाले को पहले बोलना है। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ठीक है, एक एक नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं इन पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के क्या रीजन है। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड होती है। तो लाइट क्यों बेंड हो जाती है वही पूछ रहे हैं। तो लाइट इसलिए बेंड हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो मैंने अभी बताया कि वेलोसिटी चेंज हो जाती है। हर मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होती है, और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो उसका पाथ भी चेंज हो जाएगा, सेम पाथ पे नहीं चलेगी, है ना। कोज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने सारा पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं आगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हेलो। हेलो। यस मैम, एक बार। अजय मैम, सर आपकी तरफ से थोड़ा कनेक्शन का है, बिकॉज हाँ पेपर थोड़ा हाँ सर। हाँ, हाँ जी। हाँ जी ठीक है। अब ठीक है, हाँ ओके। जी हाँ। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हाँ जी सर, वैसे भी 9 मिनट्स रह गए हैं ये लिंक खत्म होने में, मैं लिख देती हूँ अभी। ठीक ठीक, ठीक है 9 मिनट के बाद फिर ज्वाइन कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो ये हम इंटरफेस ले लेते हैं दो मीडियम का। इंटरफेस का मतलब ऊपर मीडियम अलग है और नीचे मीडियम अलग। ठीक है, इधर से गई लाइट, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल बना लेंगे। रेयर से डेंस जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, तो इस डायरेक्शन में बैंड होगी, इस डायरेक्शन में बैंड होगी तो यहाँ तक आई। यहाँ पे इंसिडेंट करेगी तो यहाँ पे फिर नॉर्मल बना लेंगे, फिर दोबारा नॉर्मल बना लेंगे। तो ये रेयर से डेंसर गई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे फिर स्ट्राइक करती है तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इस सरफेस के लिए। रेयर से डेंसर गई तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी। अब डेंसर से रेयर जाएगी क्योंकि बाहर तो वही मीडियम है ना सेम। अब डेंसर से रेयर जाएगी तो अब सीधी ना जाके अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ऐसे ही और भी आगे मीडियम हो सकते हैं, रेयर है डेंसर उसी हिसाब से बैंड होती चलेगी। तो इस तरह से अगर हम इसके पाथ में एक मिरर लगा दें, अगर इसके पाथ में एक मिरर लगा दें, मिरर इस तरह से लगा देंगे कि इसके पाथ को हम रिट्रेस कर दें। रिट्रेस तो तब होगा जब 90 डिग्री से मिरर लगाएं, है ना, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर मिरर नहीं लगाएंगे ना तो लाइट इधर या इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर मिरर लगा दिया यहाँ पे, तो जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी वो वापस रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि मिरर के अंदर से तो लाइट जा नहीं सकती। तो एक मिरर लगा दिया हमने, मिरर लगा दिया तो लाइट रिट्रेस होगी। रिट्रेस का मतलब अपना पाथ रिट्रेस करेगी, और पाथ रिट्रेस करेगी तो यहाँ से इधर जाना चाहती है। लेकिन अब तो उल्टा हो गया, ये रेयर से डेंस आई थी,
ये डेंसर से रेयर आई थी, अब रेयर से डेंसर जा रही है, इधर से वापस जा रही है, तो रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर नहीं गई, इधर जाएगी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से जाएगी, यहाँ पे गई, यहाँ पे जाने के बाद डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसको जाना तो चाहिए इधर इस डायरेक्शन में बीच में, लेकिन डेंसर से रेयर जा रही तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो उसी रास्ते से वापस जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो एक रिफ्लेक्शन हुआ, फिर इस मीडियम से और आगे दूसरे मीडियम में गए तो दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे वैसे कितने ही रिफ्लेक्शन हो जाएं, अगर हम फाइनल रे को रिवर्स कर दें, फाइनल रे का पाथ रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, हमने मिरर की हेल्प से किया है, कैसे भी कर दो कि फाइनल रे का अगर पाथ हम रिवर्स कर देंगे तो रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी, वो रे अपना पाथ रिट्रेस जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस आएगी अगर हम उसके पाथ को रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसी को क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू इट द फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ ए लाइट आफ्टर इट हैज सफर्ड वेरियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अगर हम फाइनल पाथ लाइट रे का रिवर्स कर दें, कब कर दें, आफ्टर सफरिंग वेरियस रिफ्रैक्शन, ये तो रिफ्रैक्शन है, ऐसे रिफ्लेक्शन में भी वैलिड है लो कि अगर यहाँ से लाइट जाके उधर चली जाएगी ना तो रिफ्लेक्शन होगा, या फिर यहाँ से लग के इधर चलेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन है तो ये लगता है, तो क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी द फाइनल पाथ ऑफ द लाइट रे इज रिवर्स्ड after a number of refraction and a reflection, then it retraces its path exactly, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी एग्जैक्टली, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक, आगे पढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लिब, रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब में से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। स्लैब का मतलब एक प्लेट है जिसकी थिकनेस ज्यादा है, उसी को स्लैब कहते हैं। जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब डालेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो स्लैब का मतलब एक थिक प्लेट है, मोटी प्लेट है, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर स्लैब है उसके अंदर से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो चलो देखो फिर रिफ्रैक्शन इस तरह से पढ़ेंगे। ये एक स्लैब है, इसकी थिकनेस है टी, इतनी मोटी है, यहाँ से एक लाइट रे आई, ये नॉर्मल है, जहाँ पे भी लाइट रे स्ट्राइक करेगी वहां पे नॉर्मल बनाएंगे, वो चाहे कोई भी मीडियम हो, नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर, रेयर से डेंसर जाके टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, इसको जाना चाहिए था इधर, इधर जाना चाहिए था, इधर नहीं गई, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, इधर बैंड होगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये भी ध्यान रखना एक एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ बच्चे यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में बनता है, नॉर्मल और लाइट रे के बीच में ही बनेगा एंगल, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट रे इधर गई, जहाँ पे भी इंसिडेंट करेगी वहां पे हम बनाएंगे नॉर्मल, फिर बना दिया नॉर्मल, फिर बना दिया नॉर्मल, तो इस तरह से फिर बन गया नॉर्मल। रेयर डेंसर फिर आ गया रेयर, तो डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी, तो इसको जाना चाहिए था इधर, इधर नहीं गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इस तरह से बैंड होगी इस डायरेक्शन में, इधर जाएगी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो इसकी इनिशियल डायरेक्शन थी ना, इनिशियल डायरेक्शन ये थी, इनिशियल डायरेक्शन ये थी, तो ये लाइट रे, ये तो इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, और इस डेंसर मीडियम में से बाहर निकली है, बाहर निकले उसको एमरजेंट रे कहते हैं, एमरजेंट रे, एमरजेंट रे। तो ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन थी और ये एमरजेंट रे है, तो एमरजेंट रे है वो इनिशियल डायरेक्शन के पैरेलल चलेगी, पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये
इंसिडेंट ये थी ना डायरेक्शन, और ये एमरजेंट रे है, ये इसके पैरेलल ही चलेगी, तो इसमें इतना डिस्टेंस रहेगा हमेशा। और जो भी इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, जो भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और एमरजेंट रे के बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और उस मीडियम से फिर लाइट रे बाहर निकल गई, तो ये डिस्टेंस, इसका नाम है लेटरल शिफ्ट। तो ये डिस्टेंस इक्वल रहता है या फिर चेंज हो जाता है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और एमरजेंट रे का मतलब जो यहाँ से बाहर निकली है, इनके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखो फिर। इसमें एंगल भी अच्छी तरह बना के दिखाने हैं, चलो इसके एंगल बना लेते हैं अच्छी तरह।